नमस्कार। तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है पीपल हैज बीन, स्पेलिंग पर करेक्ट करना इसको। पीपल हैव बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। ये यहाँ पे आप एज्यूम कीजिएगा इकोनॉमिक है, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। हाँ जी, पीपल हैज बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब देखिए, सबसे पहले पीपल एक वर्ड होता है जिसका एक्चुअल में मतलब होता है लोग। लोग मतलब बहुत सारे लोग। तो पीपल एक ऐसा वर्ड है, पीपल एक ऐसा वर्ड है जो एक प्लूरल सब्जेक्ट को बताता है। ये एक प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सॉरी। तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी भाई, प्लूरल होगी। सबकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे पीपल के साथ जो इन्होंने वर्ब लगाई है वो गलत है। यहाँ हैज की जगह क्या आना चाहिए था, हैव आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन हैव एडवांस इन दिस सेंचुरी। कि कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं इस सेंचुरी में, ठीक है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लो यहाँ कोई सब्जेक्ट लिखा है, उसके बीच में एंड लिखा है, कनेक्ट किससे किया गया, दो सब्जेक्ट्स को एंड से। तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा कैसी होती है, प्लूरल। रीजन बहुत सिंपल है, एंड का मतलब और। जैसे मैंने ये बोला राम और श्याम मेरे भाई हैं, तो कितने भाई है मेरे, एक तो राम नाम का बंदा मेरा भाई है और श्याम नाम का मेरा बंदा भाई है, तो दो लोग हो गए ना। सेम उसी तरीके से कंप्यूटर एंड टेली कम्युनिकेशन दो चीज हो गई। तो सीधी सी बात है, आने वाली वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे इसमें एरर मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही। हैज और हैव और हैड, इन तीनों के साथ हैज आए या फिर हैव आए या फिर हैड आए, इन तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि परफेक्ट में आता है, पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में, राइट। तो हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म दे रखी है, बिल्कुल सही है। इन दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी में, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें कोई एरर ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्रिकेट एंड बॉलीवुड gets a lot of attention from the Indian media। ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, मीडिया से बहुत ज्यादा अटेंशन मिला है किसको, एक तो क्रिकेट को बहुत ज्यादा मिलता है और बॉलीवुड को तो भाई मिलता ही है, राइट। तो सेम उसी तरीके से यहाँ देखिए, क्रिकेट मेरा सब्जेक्ट नंबर 1 है, इसे कनेक्ट किससे किया गया है, एंड से। बॉलीवुड सब्जेक्ट नंबर 2 है। जब किन्हीं भी दो चीजों को एंड से कनेक्ट किया जाए तो इसका मतलब सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। तो बेटा आने वाली वर्ब भी उसके उसी के अकॉर्डिंग होगी, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ पे वर्ब गेट्स, जब वर्ब की एस और ईएस फॉर्म होती है तो ये हमेशा सिंगुलर चीज को डिनोट करती है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आने वाली वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। तो प्लूरल के लिए हम कौन सी वर्ब लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या बन जाता है आपका प्लूरल फॉर्म। तो गेट्स की बेटा फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, गेट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर आएगी, यहाँ गेट्स की जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा, गेट यूज करना पड़ेगा। अब सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अगली स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन है द फ्लावर एंड द वाइन आर ग्रोइंग वेल। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को। देखो द फ्लावर ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, इसे कनेक्ट किससे किया गया, एंड से। द वाइन ये मेरा सब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है। जब दो चीजों को एंड से कनेक्ट किया जाए तो बेटा आने वाली वर्ब कैसी होती है, प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा ये कैसा हो गया, प्लूरल। तो अब यहाँ देखो, प्लूरल के साथ आर आया है, बिल्कुल सही है। इज आता है सिंगुलर के साथ, एम आता है आई के साथ। इज आर एम के बाद क्या आता है, आईएनजी फॉर्म। टेंस की भी कोई एरर नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। द फ्लावर एंड द वाइन आर ग्रोइंग वेल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला, नीदर सैम नॉर आई, नीदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। अब देखो इसमें एरर क्या लगाएंगे। सबसे पहले देखो, मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। जैसे सबसे पहले कुछ वर्ड होते हैं, इसका नीदर हो गया, ठीक है। नीदर के बाद सब्जेक्ट नंबर 1 और इसके बाद आता है नॉर, क्योंकि नीदर के बाद हमेशा नॉर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आएगा सब्जेक्ट नंबर 2। एक होता है ईदर और या फिर आइदर और, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है। ईदर, ईदर के साथ जो पेयर आता है वो किसका आता है, और का। तो यहाँ पे जो ईदर है, ईदर के बाद आएगा यहाँ सब्जेक्ट नंबर 1, यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। तीसरा अगला होगा यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली प्लस इसके साथ जो पेयर आता है वो किसका आता है, बट ऑल्सो का। जैसे हमारे कपल होते हैं ना,
मम्मा पापा शादी हो गई सो हो गई, राइट। सेम हमारी भी इंग्लिश में इनकी शादी हो गई है। तो नीदर की शादी हुई है नॉट से, ईदर की शादी हुई है और से, और नॉट ओनली की शादी हुई है बट अल्सो से। तो इनके बाद यहाँ सब्जेक्ट नंबर 1 आएगा और यहाँ आएगा सब्जेक्ट नंबर 2। तो इनमें क्या होता है, जो वर्ब आती है ना, अगर सेंटेंस में ईदर और नीदर और नॉट ओनली बट अल्सो हो, तो आने वाली जो वर्ब है वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग आएगी या सब्जेक्ट नंबर 2? तो आंसर होगा बेटा इसमें सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आएगी। नियरेस्ट वर्ब के अकॉर्डिंग आपका क्या आता है, नियरेस्ट जो आपका वर्ब है, जो नियरेस्ट सॉरी वर्ब की नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आती है, राइट। तो वर्ब के बिल्कुल पास में कौन है, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 2। तो पहले हम सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट नंबर 2 आपका सिंगुलर है तो बेटा वर्ब सिंगुलर लगाना, चाहे वर्ब जो आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है चाहे ये प्लूरल हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट नंबर 2 आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाना, मुझे सब्जेक्ट नंबर 1 से कोई मतलब नहीं, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे केवल लेना देना किससे, सब्जेक्ट नंबर 2। अगर ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल तो वर्ब भी भैया प्लूरल होगी। समझ में आया? तो अब यहाँ देखो, एक बार मैं इसे यहाँ से तो रब कर देती हूँ, और अब यहाँ देखिएगा, नीदर ये रहा आपका, और नीदर के साथ पेयर किसका होता है, नॉर का। भाई इसमें तो कोई गलती नहीं है। नीदर के बाद सब्जेक्ट नंबर 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, ये रहा आपका सब्जेक्ट नंबर 1। और नॉर के बाद भी सब्जेक्ट नंबर 2 आएगा, ये रहा आपका सब्जेक्ट नंबर 2। आई छुपा हुआ है, थोड़ा छुपा रुस्तम टाइप। अब देखो आराम से देखना, अब दिखेगा, मैं रेज करती हूँ, दिख गया? ये देखिए, ये आपका नीदर हो गया, ये आपका नॉर हो गया, ये सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। तो आने वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट नंबर 2 सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आएगी। और सब्जेक्ट नंबर 2 क्या दे रखा है इन लोगों ने, आई दे रखा है। सब्जेक्ट नंबर 2 क्या दे रखा है, आई। और बेटा आई के साथ आर नहीं एम आता है। अगर ये प्लूरल होता तो मैं आर लगाती, जैसे यू होता, दे होता, ठीक है। लेकिन ये सिंगुलर होता तो मैं इज लगाती, जैसे ही होता, शी होता वगैरह, कि किसी का नाम होता, राम एक व्यक्ति का नाम होता, किसी का भी, ठीक है। लेकिन ये आई है भैया, और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो नीदर सैम नॉर आई एम इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, the venue for the wedding have not yet been finalized। भैया शादी है, वेडिंग है, और वेडिंग का वेन्यू अभी तक फाइनलाइज ही नहीं हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, हम बात किसकी कर रहे हैं, वेडिंग की कर रहे हैं या वेडिंग के वेन्यू की कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वेडिंग के वेन्यू की। वेन्यू सिंगुलर है या प्लूरल? ये सिंगुलर है भाई, क्योंकि वेन्यू तो है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो बेटा आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे वेन्यू आपका अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो हैव की जगह क्या यूज करेंगे, हम हैज यूज करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को ये पहचानने में दिक्कत होती है कि मैम हम मेन सब्जेक्ट तक कैसे पहुंचे, क्योंकि कई स्टूडेंटों को लग रहा होगा मैम सब्जेक्ट तो ये पूरा ही है ना, और कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैम सब्जेक्ट तो वेडिंग भी हो सकता है, कईयों को लग रहा होगा मैम सब्जेक्ट तो वेन्यू भी हो सकता है। तो अगर नॉर्मल आपको अगर ये सेंस पकड़ने में आता है तो नॉर्मल करो, लेकिन बाई चांस सेंस पकड़ने में नहीं आए और मुझे फटाक से पता लगाना हो कि एक्चुअल में मेन सब्जेक्ट क्या है, तो क्या करना, इसके लिए समझेगा। ये देखो बेटा प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन तो आप जानते ही हो, प्रपोजिशन के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, आराम से प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, खूब है भर भर के, ठीक है। जो भी प्रपोजिशन है, जैसे टू हो गया, इन हो गया, ऑफ हो गया, एवरी, कुछ एवरी नहीं, सॉरी इन हो गया, ऑन हो गया, टू हो गया, इनटू हो गया, अपॉन हो गया, ओवर हो गया, फॉर हो गया, ऑफ हो गया, वगैरह वगैरह। प्रपोजिशन के बाद या तो बेटा नाउन आता है, या क्या आता है, या भैया प्रोनाउन आता है। प्रपोजिशन के बाद चाहे मेरा नाउन आए और चाहे मेरा प्रोनाउन आए, प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन इस प्रपोजिशन का क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इसे ग्रामर की भाषा में प्रीपोजिशनल या प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो मैं ये शॉर्ट में आपको समझा देती हूं कि जो प्रपोजिशन होते हैं, इन प्रपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन, मुझे नहीं पता चाहे नाउन आ जाए प्रोनाउन मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकती हूं कि जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं
इन प्रेपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट आता है। और अब आप मुझे बताओ, एक सेंटेंस में जो हमारी वर्ब आती है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, समझ में आया? तो अब इस चीज को यहां अप्लाई करो। ये मेरा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, ये मेरा नाउन आ गया, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब जो वेडिंग लिखा हुआ है ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जिसे हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो भैया बचा क्या मेरे पास? अब मेरे पास वेन्यू बच गया, ये ही मेरा मेन सब्जेक्ट है। पॉइंट समझ में आया? इस सब्जेक्ट में भी मेन सब्जेक्ट ये है, तो एक्चुअल में वेन्यू के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। अब आपको पकड़ में आ गया ना कैसे पकड़ना है? अगर ये सिंगुलर हो तो भैया सिंगुलर लगा देना वर्ब, और अगर प्लूरल हो तो भैया प्लूरल लगा देना। तो वेन्यू है, सिंगुलर है, हैव को हटाओ भैया और हैज लगाओ, ये हो गया हमारा आंसर। द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैज नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड। क्लियर? और वेडिंग का अगर वेन्यू फाइनलाइज नहीं हुआ तो क्या हुआ? वेडिंग में बिना खाने के मजा ही नहीं है कुछ, राइट? ऐसी शादी में जाना हम कतई पसंद नहीं करते। नेक्स्ट देखो अगला, टी और कॉफी इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ द रिलेटिव्स व्हेन दे आर कमिंग एट होम। बिल्कुल सही बात है, उचित बात है। क्यों? चाय और कॉफी, कॉफी भी नहीं, हमारे यहाँ तो चाय चलता है भाई बॉस। चाय हम सबकी पहली चॉइस है। कब? जब भी हम किसी के घर जाए या कोई हमारे घर आए, अतिथि देवो भव। तो जब भी घर में कोई रिलेटिव्स आते हैं तो अपन क्या करते हैं? हम सबसे पहले पूछते हैं ठंडा या गर्म। वैसे तो मैं चाय ही पूछते, सच बताऊं तो, लेकिन तभी ठंडा गरम, ठंडा लोगे तो मिलेगा नहीं, गरम लोगे तो चाय मिल जाएगी। राइट? मन में ऐसा चलता है, लेकिन गरम हम चाय ही देते हैं। तो अब देखो यह समझिएगा, टी और कॉफी, अब दोनों नहीं देंगे, या तो चाय लो या कॉफी लो। ऐसा नहीं मैं चाय भी लूंगा एक कॉफी भी लूंगा, एक गुट कॉफी एक गुट चाय, ऐसे नहीं है। बोल रहा है टी और का मतलब होता है या, जैसे बोलते ना, ऐसा वो वाला या नहीं है। जैसे मैंने कहा आपको इंग्लिश समझ में या ये वो वाला या नहीं है, ठीक है? ये या है ये वाला, या तो ये या तो वो, ये वाला या है, ठीक है? वो वाला या नहीं है। अब यहां देखिएगा सबसे पहले करना क्या, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नंबर 1 प्लस इसमें एंड आता है और सब्जेक्ट नंबर 2, तो ये हमेशा जो वर्ब होती है ना बेटा, ये कैसी बन जाती है? प्लूरल बन जाती है, क्योंकि बेटा दो लोग हो गए। एंड का मतलब और, जैसे राम और श्याम, दो लोगों की बात हो रही है। लेकिन जरूरी नहीं हमेशा एंड ही आएगा, एंड की जगह क्या आ सकता है? और भी तो आ सकता है ना भैया, बिल्कुल आ सकता है। अगर सेंटेंस में और आ जाए तो आने वाली जो वर्ब होगी वो नियरेस्ट जो भी सब्जेक्ट होगा वर्ब के उसके अकॉर्डिंग होगी। मतलब मैं ये कह सकती हूं सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग होगी जो वर्ब आएगी, मतलब इसके अकॉर्डिंग। अगर भैया ये सिंगुलर हो तो यहाँ सिंगुलर लगा देना, और अगर भैया ये प्लूरल हो तो ये प्लूरल लगा देना। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, सिंगुलर हो तो ठीक, प्लूरल हो तो ठीक, काउंटेबल हो तो ठीक, अनकाउंटेबल हो तो भी ठीक। तो यहाँ पे जब भी और आए तो अपना जो भी नियरेस्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है वर्ब के उसी के अकॉर्डिंग लगेगी, मतलब सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है? तो यहाँ देखो टी और कॉफी, ये है कॉफी गर्मा गर्म। कॉफी यहाँ सिंगुलर है क्योंकि कॉफी अपन काउंट नहीं कर सकते हैं, कॉफी तो भाई कॉफी होती है सिंगुलर। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। तो ये बिल्कुल सही है वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो टी और कॉफी इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ द रिलेटिव। चॉइस सबसे पहली चॉइस किसकी है भाई? रिलेटिव्स की है। रिलेटिव्स बहुत सारे हैं। When they are coming at home, जब वो हमारे घर पधारते हैं, तो घर कौन पधार रहा है? रिलेटिव्स तो पधार रहे हैं। तो ये वाला जो दे आया है वो किसके लिए आया है? इस रिलेटिव, इस रिलेटिव्स, इस इन रिश्तेदारों के लिए आया है। अगर एक रिश्तेदार आएगा तो टुन्नू मुन्नू कुन्नू पुन्नू तो चलेंगे ना साथ में। तो यहाँ पे रिलेटिव्स तो बहुत सारे ना बेटा, तो आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो भी तो बहुत सारा होगा ना, तो दे ही तो होगा। तो ही शी इट तो होएगा नहीं, तो दे लगाया है इसलिए वैन दे। रिलेटिव्स अगर एक ही आता, एक ही रिलेटिव आता ना, तो तुम्हें यहाँ पे आपका कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन लगाती, राइट? लेकिन यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन नहीं आ सकता क्योंकि रिलेटिव्स हैं, इसलिए दे बिल्कुल सही है। तो बेटा यहाँ तो ये भी बिल्कुल सही लग रहा है भाई, टी और कॉफी के अकॉर्डिंग इज सही है, रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग दे भी सही है, वैन दे, ये बहुत सारे लोग हैं तो आर सही है, इज आर एम के साथ तो आईएनजी आता है, ये भी सही है बॉस। तो आंसर इसमें डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। जहाँ रिलेटिव्स का नाम आ जाए नो एरर ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी डरता है भाई, समझो क्वेश्चन भी डरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल आर अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने जो बोला था वही तो आया बेटा अपना। सब्जेक्ट नंबर 1 और से कनेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 2
अब आप बताओ भैया सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग लगाओ या सब्जेक्ट नंबर 2? सब्जेक्ट नंबर 2। तो बेटा और के बाद ईमेल है, सिंगुलर है ना, तो आने वाली वर्ब भी तो सिंगुलर होगी ना भाई साहब। ये आर क्या कर रहे हैं, इनको भगाओ और इसको लेके आओ, क्योंकि यही तो सिंगुलर है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस। क्लियर? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा, तो इज अ मेथड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Economics is one of the subject which I have found very difficult since school. Economics भैया इसको बहुत टफ लगती है बेचारा, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिएगा, जैसे वन ऑफ आ जाए, ईच ऑफ आ जाए, एवरी ऑफ आ जाए, ईदर ऑफ आ जाए, नीदर ऑफ आ जाए, ऐसे जो टर्म्स आ जाए, इनके बाद आने वाला नाउन बेटा हमेशा प्लूरल होता है। तो वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ऐसे जो सेंस में आता है ना, इस तरीके थीम में आते हैं, तो आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो बेटा देखो, ये रहा मेरा वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन आप बताओ कैसा होना चाहिए, प्लूरल ना। तो यहाँ सब्जेक्ट कैसा दे रखा है, सिंगुलर ना। बड़ी भाई ये तो बहुत ही गंदी बात हो गई, तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, सब्जेक्ट्स आएगा, उचित। अब ये सही है बिल्कुल, समझ में आया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो इसमें सब्जेक्ट्स हम यूज करेंगे। नाउ प्रोसीड करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The director and co-director of the Euclid campus have come. डायरेक्टर और co-director यूक्लिड कैंपस के यहाँ पे पधार चुके हैं। अब समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पे करोगे क्या इस सेंटेंस में जो एरर है सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर सी होगी। यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ हैज आएगा। अब क्यों आएगा वो समझेगा, मैं इसको आपको एक रियल लाइफ से एग्जांपल से समझा देती हूँ। मान के चलो आपने एग्जाम दिया पिछले साल, तो पिछले साल जब आपने एग्जाम दिया था तो बेटा आप बन गए थे इनकम टैक्स ऑफिसर, सिलेक्शन हो चुका था भैया, जॉब ऑफ ज्वाइनिंग वाइनिंग सब हो गई थी। लेकिन आपने सोचा अभी तो इनकम टैक्स ऑफिसर ही बने हैं, हम तो भी कुछ और भी करना चाहते हैं, तो आपने दोबारा से एग्जाम की तैयारी की, दोबारा से एग्जाम फाइट करने के लिए क्या किया, दोबारा से पेपर दिया। और क्या करेंगे भाई, पेपर ही देंगे। आपने जो दोबारा पेपर दिया, तो इस साल आप बन चुके हैं एक्साइज ऑफिसर। समझ में आया? पहले इनकम टैक्स ऑफिसर बने थे, अब एक्साइज ऑफिसर बन गए हैं। इस बात से खुश होकर जो यूक्लिड कैंपस कोचिंग के ऑनर है, उन्होंने आपको इनवाइट किया कि भाई हमारे विद्यार्थी जो इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर बन चुके हैं, वो आए। आपको बोलो पिछले साल इनकम टैक्स ऑफिसर थे, इस साल एक्साइज ऑफिसर हो, तो अब आपको बुलाया गया। अब मुझे बताओ आएंगे कितने लोग, 2 लोग या 1 लोग? इनकम टैक्स ऑफिसर और एक्साइज ऑफिसर आप ही तो हो। इनकम टैक्स ऑफिसर पहले बने, एक्साइज ऑफिसर अब बन गई। जैसे हमारे यहाँ मम्मी होती है, तो मम्मी एक माँ भी होती है, एक दादी भी होती है, नानी भी होती है, मामी भी होती है, मौसी भी होती है, काकी भी होती है, सभी तो होती है, पर होती तो भाई एक ही बंदी है ना। कितने सारे पोस्ट है उसके पास, निभाने सारे रिश्ते हैं, अलग अलग पद हैं, लेकिन है तो एक ही व्यक्ति। सेम वही चीज है बेटा। तो यहाँ पे यूक्लिड कैंपस का एक जो संस्थापक, जो भी फाउंडर है, वो डायरेक्टर जो है, जो ऑनर है, वो उस कैंपस के, उस कोचिंग के को डायरेक्टर भी हैं। एक ही व्यक्ति है। पॉइंट समझ में आया? जैसे मैं राकेश सर की बात कर रही थी, यूक्लिड कैंपस के ऑनर कौन है, राकेश स्वामी सर, वो डायरेक्टर भी हैं और वो को डायरेक्टर भी हैं। तो एक ही तो व्यक्ति। आपने कहा भाई सर आज आप हमारी पार्टी में जरूर आना, सर ने आपने बोला भाई इनकम टैक्स सॉरी यूक्लिड कैंपस के डायरेक्टर को डायरेक्टर आ रहे हैं हमारी पार्टी में, हमारी इवेंट में, तो सर ही तो आ रहे, राकेश स्वामी सर, एक ही व्यक्ति आ रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये एक ही व्यक्ति है, तो आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगी। और मुझे कैसे पता चलता है ये एक व्यक्ति है या 2? अब उसको देखिएगा, ये आर्टिकल से मुझे पता चल रहा है। कैसे समझो, अगर एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल जरूरी नहीं दा है, कोई भी आ सकता है, ए आ सकता है, एन आ सकता है, दा भी आ सकता है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट नंबर 1, या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी पोस्ट है ना, जैसे डायरेक्टर, को डायरेक्टर, टीचर, कोई भी आप लिख सकते हैं, प्लस एंड से कनेक्ट है, प्लस पोस्ट नंबर 2, जैसे आप इनकम टैक्स ऑफिसर यहाँ लिख दो, एक्साइज ऑफिसर यहाँ लिख दो, आप ही तो होंगे। तो अगर आर्टिकल एक है तो ये माना जाएगा व्यक्ति भी एक ही है। तो एक ही व्यक्ति है तो आने वाली वर्ब तो सिंगुलर ही होगी ना। लेकिन अगर आर्टिकल, जो कि मैं आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी भी, अगर आर्टिकल एक से ज्यादा है, जैसे मान लो एक यहाँ भी आर्टिकल दे दिया, एक यहाँ भी आर्टिकल दे दिया, मान लो यहाँ भी आर्टिकल लिख दिया, अब आर्टिकल कितने हो गए? 2, तो व्यक्ति भी 2 हो गए, राइट। अब मान के चलो यहाँ पे मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर लिख देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक और आर्टिकल लगा देती हूँ, तो एक आर्टिकल ये डायरेक्टर के आगे, एक को डायरेक्टर के आगे, एक इनकम टैक्स ऑफिसर के आगे, तो अब कितने लोग हो गए? 3। जितने आर्टिकल उतने ही भरते जाएंगे लोग। समझ में आया? तो मुझे इस आर्टिकल से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो व्यक्ति है वो एक ही है,
डायरेक्टर भी यही है और को डायरेक्टर भी यही सर है, राकेश स्वामी सर, यूक्लिड कैंपस के, इसलिए यहाँ हैव नहीं हैज होगा। क्लियर? हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे, आप फटाफट सारी वीडियो देखते जाएं, जल्दी 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 कंप्लीट करते जाएं और टेस्ट भी देते जाएं। ऑलराइट, चलिए।